हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रशांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। चलिए स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन। एक लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना भी डिफ्रैक्शन के अंदर छोटा सा टॉपिक है। चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हमारा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट्स? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है? जनरली स्टूडेंट्स, लाइट की प्रॉपर्टी ये है कि लाइट जो होती है वो सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होती है लाइट की। अगर लेकिन स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि एक यहां से लाइट पास कर रहे हैं, काफी इस रीजन में है लाइट, लाइक दिस, इस तरीके से आगे की ओर जा रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, आगे एक नैरो होल है यहां, बाकी हर जगह आपके पास लाइट ब्लॉक है। सिर्फ एक नैरो होल कर दिया गया है। इस कंसीडर एक कार्डबोर्ड है। लाइट यहां से पास होती है तो लाइट जो होती है वो फैल जाती है स्टूडेंट्स। लाइट इस होल में से पास करने के बाद स्प्रेड हो जाती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, मान लीजिए लाइट को मैंने पास किया और आगे कोई ऑब्स्टेकल रख दिया है। तो आप जानते हैं कि अगर लाइट सीधी रेखा में ट्रेवल कर रही है तो इस ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद लाइट आगे जानी ही नहीं चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, होता क्या है, क्या आपको यहां पर आगे कुछ दिखाई देता है? क्या आपको यहां पर इस तरह ऐसा दिखाई देता है कि जैसे यहां पर डार्क रीजन हो, यहां पर आप लाइट देख ही नहीं सकते क्या? स्टूडेंट्स, अगर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा तो यहां पर डार्क रीजन नहीं होता है। आप चेक कर सकते हैं कि लाइट आगे की ओर फैल जाती है। लाइट किस तरीके से फैल जाती है? तो ये जो लाइट का फैलना है, लाइट ये जो कॉर्नर्स पे बेंड कर रही है, इसे आप डिफ्रैक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। ये जो लाइट बेंड कर जाती है कॉर्नर्स पे, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, क्या होती है डिफ्रैक्शन? मैं यहां लिख देता हूं कि द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners, around the corners of small obstacles। देखिए, यहां ऑब्स्टेकल्स स्मॉल चाहिए स्टूडेंट्स। स्मॉल ऑब्स्टेकल्स, या फिर आप अपर्चर्स बोल लीजिए, ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर्स, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट स्प्रेडिंग, और उसके आगे इसका स्प्रेड होना, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट स्प्रेडिंग इनटू द रीजन्स, और आगे शैडो कास्ट करना into the regions of geometrical shadow, into the regions of geometrical shadow, that is called diffraction of light। तो ये एक ऐसा फिनोमिनन है स्टूडेंट्स जहां पर लाइट जो होती है वो कॉर्नर्स पे बेंड हो जाती है, और कॉर्नर्स पे बेंड होने के कारण आगे इस तरीके से फैल जाती है कि आपको एक ज्योमेट्रिकल शैडो देखने को मिलती है। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक स्मॉल अपर्चर है, या आपके पास नैरो सा अपर्चर है, लाइक दिस। हमने इसको इस तरीके से रखा है, इस अपर्चर को। और स्टूडेंट्स, लाइट जो होती है इस सोर्स ऑफ लाइट से आगे की ओर ट्रेवल करती है। तो अगर इसको मैं ए बी लिख रहा हूं यहां पर, इसके सेंटर में आप इसको रख दीजिए, सोर्स को कंसीडर दिस इज द सोर्स। तो लाइट जो होगी स्टूडेंट्स वो इस तरीके से आगे की ओर ट्रेवल करेगी, लाइक दिस। ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे ट्रेवल करती है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहां को देखने को मिलता है कि इसके ऊपर अगर मैं इसे ए डैश बी डैश कह देता हूं, तो इसके नीचे वाले रीजन में या फिर इसके ऊपर वाले रीजन में आपको देखने को मिलती है जियोमेट्रिकल शैडो। यहां पर आपको देखने को मिलेगी जियोमेट्रिकल शैडो स्टूडेंट्स। तो आपके पास ये है स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल अपर्चर पे, ये एक स्मॉल अपर्चर है। तो स्मॉल अपर्चर पे डिफ्रैक्शन कैसे होती है ये आपने देख लिया स्टूडेंट्स। कंसीडर, इस बार मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक स्मॉल ऑब्स्टेकल है, इस पास स्मॉल ऑब्स्टेकल है, लाइक
ये एक ऑब्स्टेकल है, कंसीडर इस ऑब्स्टेकल की लेंथ AB है। तो यहां से लाइट चली स्टूडेंट्स, अब लाइट जो होगी वो इस तरीके से आगे की ओर जाएगी, ऐसे आगे की ओर जाएगी। अगर हम यहां से देखें तो लाइट इस तरीके से आगे की ओर जाएगी स्टूडेंट्स, इस तरीके से आगे की ओर जाएगी। तो इसे आप कह सकते हैं A', B', इस रीजन को। लाइट इस तरीके से आगे की ओर गई है, इसको मैं स्क्रीन कह देता हूं। स्क्रीन पे मैंने यहां पर इसको चेक किया है। तो ये जो A', B' वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन जो होगा स्टूडेंट्स, यहां पर आपको देखने को मिलेगी शेडो इसकी, ये इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो है, ज्योमेट्रिकल शेडो। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती, सीधी रेखा में ट्रेवल करती, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लाइट तो यहां से आगे जा ही नहीं पाती, इस ऑब्स्टेकल से टकराती और आगे जा ही नहीं पाती। लेकिन स्टूडेंट्स आपने चेक किया कि लाइट जो है यहां पर वो कॉर्नर्स पे बेंड हुई है। लाइट का ये कॉर्नर्स पे बेंड होना एक एग्जाम्पल है डिफ्रैक्शन का। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया। हालांकि ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो ज्योमेट्रिकल शेडो आप देख रहे हो ये इतनी ज्यादा शार्प नहीं होगी, एक नॉर्मल सी ज्योमेट्रिकल शेडो आपको देखने को मिलेगी जो बहुत, जिसका कॉन्ट्रास्ट बहुत क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हैं। कंसीडर स्टूडेंट्स एक ट्यूब लाइट है और उस ट्यूब लाइट को आप ब्लेड्स, जो ब्लेड्स है उनको इस तरीके से रख लीजिए, एक ब्लेड और इसके बीच में बहुत छोटा सा गैप और दूसरा ब्लेड। अगर स्टूडेंट्स आप यहां से इसको फोकस करने की कोशिश करते हैं किसी ट्यूब लाइट को, तो वहां आपको देखने को मिलता है इसके बीच का जो गैप है, यहां से जब आप चेक करते हो तो यहां से आप जब एक ट्यूब लाइट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हो तो वहां पर एक ज्योमेट्रिकल शेडो कास्ट होती है। आपको वहां पर जो ग्लास बल्ब होता है या फिर ट्यूब जो होती है उसकी बहुत सारी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनती हुई दिखती है। तो ये एक एग्जाम्पल है इसका। इसके अलावा स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास एक टेबल क्लॉथ है वाइट कलर का। तो जब आप अगर आपके पास कोई लैंप है या बल्ब ही है या ट्यूब लाइट है, जनरली वैसे ये बल्ब में ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, तो जो अगर आपके पास लैंप है, अगर आप उसको चेक करते हो एक क्लॉथ के थ्रू, क्लॉथ के अंदर से अगर आप उसको देखते हो तो स्टूडेंट्स आपको ये नजर आता है जैसे उसमें एक एनलार्ज्ड डिस्क है और बहुत सारी बाहर की ओर, जैसे आप, ये आपके पास एक डिस्क बनती है लाइक दिस, जैसे जैसे इससे बाहर जाते हो स्टूडेंट, इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम होता जाता है और डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपके पास बननी स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर डिफ्रैक्शन देखने को मिलती है, बहुत सारे धागे वहां पर होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो लाइट जो होती है जब इनमें से पास करती है तो बहुत सारे वेव्स यहां से बनती है और वो एक दूसरे के साथ फेज में होती है। हालांकि कॉन्ट्रास्ट जैसे मैंने कहा कि इतना अच्छा भी नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास होती है डिफ्रैक्शन। आई होप पहले आप डिफ्रैक्शन का मतलब समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए साइज अपर्चर का, तो लेट अस डिस्कस द साइज ऑफ अपर्चर, या फिर आप कह लीजिए ऑब्स्टेकल फॉर ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन, फॉर ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन। अगर आपको डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करनी है तो फिर कितना होना चाहिए ऑब्स्टेकल या अपर्चर का साइज। तो लेट अस डिस्कस स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए। स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि मान लीजिए आपके पास एक अपर्चर है लाइक दिस, ये है अपर्चर। अब स्टूडेंट्स इसके बीच में मैंने गैप जो है वो काफी ज्यादा रखा है कंसीडर। अब हम ये मान के चलते हैं तो कि जो लाइट यहां से आ रही है, उस लाइट से जो वेव फ्रंट आ रहा है, कंसीडर ये प्लेन वेव फ्रंट है, मैंने यहां पर लिख लिया इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। जो वेव फ्रंट है वो प्लेन है स्टूडेंट्स, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है कंसीडर। तो जब ये इस स्लिट में से पास करता है स्टूडेंट्स, इस नैरो अपर्चर में से पास करता है, यहां मैंने ये कहा है कि मान लीजिए जो साइज है अपर्चर का, साइज जो है अपर्चर का
वो बहुत बड़ा है वेवलेंथ के कंपैरिजन में कंसीडर। थोड़ा और ज्यादा चाहे मैं इसमें गैप बना देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। लाइक दिस, एक बहुत नैरो सा अपर्चर है, लेकिन उसके बीच में गैप, यहाँ पर गैप देख सकते हो आप, गैप काफी ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा, जब वेव फ्रंट जो होंगे वो इस अपर्चर के थ्रू पास करेंगे तो वो इस तरीके से बेंड करेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स जितना ज्यादा आप इस अपर्चर का साइज रखेंगे उतनी ज्यादा जो होगी इसकी बेंडिंग होगी। तो मैंने यहां लिख दिया है बेंडिंग ऑफ वेव फ्रंट्स, बेंडिंग ऑफ वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स जो है वो यहां पर बेंड हो गए हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर देखिए यहां पर अगर मैं अपर्चर का साइज छोटा रखता, स्टूडेंट्स कंसीडर मैं ये कह रहा हूं कि अपर्चर का साइज छोटा है इस बार, यानी कि अपर्चर जो है ये बहुत छोटा गैप है इसके बीच में, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इस बार जो आपके पास प्लेन वेव फ्रंट आ रहा होगा, यह है आपके पास प्लेन वेव फ्रंट जिसकी वेवलेंथ थी आपके पास लैम्डा। दिस इज अगेन इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। तो मैं ये कह रहा हूं स्टूडेंट्स कि जब रेज इसमें से पास करेंगी, ये प्लेन वेव फ्रंट इसमें से पास करेगा, तो क्योंकि इस बार क्योंकि साइज बहुत छोटा है तो इसका मतलब बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होगी स्टूडेंट्स। तो आपको वेव फ्रंट जो देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का वेव फ्रंट देखने को मिलेगा, लाइक दिस। जितनी ज्यादा बेंडिंग आपके पास होगी लाइट की, उतना ही डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको सही देखने को मिलेगा। तो ये है आपके पास स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इस केस में मैंने ये कहा है कि जो साइज है अपर्चर का ये लगभग बराबर है वेवलेंथ के। लेकिन डे टू डे लाइफ में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो तभी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है जब साइज ऑफ अपर्चर जो होता है वो वेवलेंथ के इक्वल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लाइट की वेवलेंथ मान के चलें कि लगभग एवरेजली वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये मैं मान रहा हूं एवरेजली 10⁻⁻⁶ मीटर, तो ये कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स बहुत छोटी है जो आपको डे टू डे लाइफ में साइज दिखाई देता है ऑब्जेक्ट्स का, उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत छोटी वेवलेंथ है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमारे चारों ओर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है, लेकिन वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इतनी अच्छी नहीं है, दैट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नॉट प्रोनाउंस्ड। तो प्रॉब्लम ये है कि डिफ्रैक्शन होते हुए भी चारों ओर हमें वो डिफ्रैक्शन दिखाई नहीं देती है। अगर आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डिफ्रैक्शन देखनी है तो देखिए वेव्स की डिफ्रैक्शन होती है, आप जानते हैं हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ज्यादा अच्छी वेव आपको जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो आपको दिख जाएगा साउंड वेव्स के केस में, साउंड वेव्स, क्योंकि स्टूडेंट्स जो साउंड वेव्स होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कंपैरेटिवली इक्वल होती है, जितना हमारे डे टू डे लाइफ में जितना हमारे डे टू डे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में होती हैं वो। तो इसीलिए आपको साउंड वेव्स में जो डिफ्रैक्शन देखने को मिलती है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है कंपेयर टू दैट ऑन दी लाइट वेव्स। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपके पास अपर्चर जो होता है उसका क्या फर्क पड़ता है, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो डिफ्रैक्शन होती है वो दो तरह की होती है। एक आपके पास होती है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, और दूसरी आपके पास होती है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है क्या स्टूडेंट्स, पहले फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में होता क्या है स्टूडेंट्स, जो सोर्स और स्क्रीन होते हैं, सोर्स एंड स्क्रीन, इन दोनों को एक तो बहुत नजदीक रखा जाता है, दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। ध्यान रखिएगा, सोर्स और स्क्रीन को दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू दी अपर्चर। अब स्टूडेंट्स
इससे होता क्या है, जब आप अपर्चर के बहुत नजदीक रख देते हो या ऑब्स्टेकल के बहुत नजदीक रख देते हो, तो जो लाइट होती है आफ्टर डिफ्रैक्शन, लाइट आफ्टर डिफ्रैक्शन, वो कन्वर्ज करती हुई प्रतीत होती है, वो कन्वर्ज करती है वहां पर। लाइट अपीयर्स, लाइट आफ्टर डिफ्रैक्शन converges towards screen, converges toward screen। इसीलिए स्टूडेंट्स, जब आप वो लाइट स्क्रीन की तरफ को कन्वर्ज कर रही है, उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि आपको किसी लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो लेंस इज रिक्वायर्ड टू सी दिस। अगर आपको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन देखनी है, अगर आपको डिफ्रैक्शन देखनी है, तो आपको इसके लिए किसी लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप डायरेक्टली ही इसे देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो ऐसे वेव फ्रंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इस केस में जो वेव फ्रंट्स होते हैं, देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट्स जो होते हैं यहां पर, इस केस में इंसिडेंट वेव फ्रंट जो आपको दिखाई देते हैं, वो कैसे होते हैं? इंसिडेंट वेव फ्रंट आपके पास होते हैं, या तो वो स्फेरिकल दिखाई देते हैं, या स्टूडेंट्स वो सिलेंड्रिकल होते हैं, या फिर वो सिलेंड्रिकल होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये है आपके पास फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, एक आपके पास होती है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर लीजिए आप फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन में। तो यानी कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो होगा स्टूडेंट्स, वो स्क्रीन और सोर्स जो होंगे, एक तो उनको थोड़ा सा दूर रखेंगे कंपैरेटिवली। तो यहां लिख लेते हैं, सोर्स एंड स्क्रीन दे आर प्लेस्ड फार फ्रॉम अपर्चर। अपर्चर से थोड़ा सा दूर रखेंगे स्टूडेंट्स आप इसको। देन लाइट जो होगी स्टूडेंट्स, लाइट आफ्टर डिफ्रैक्शन, ये डाइवर्ज करती हुई नजर आती है, यहां पर डाइवर्ज होती है, ध्यान रखिएगा। इसको वैसे ना ऐसा भी कहते हैं स्टूडेंट्स कि इसको इफेक्टिवली इंफिनिटी पे ही रखिए, लगभग बहुत दूर रखा जाता है एक दूसरे से, इफेक्टिवली एट लगभग इंफिनिटी। सो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइट जो होती है, लाइट आफ्टर डिफ्रैक्शन, वो थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डाइवर्ज करती हुई नजर आती है, डाइवर्ज होती है। तो अगर लाइट डाइवर्ज हो रही है तो आपको देखने में दिक्कत आएगी, तो इस केस में आपको लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इस केस में आपको लेंस जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, अगर आपको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन देखनी है। और स्टूडेंट्स, इस केस में जो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स होते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट इस केस में जनरली प्लेनर ही होते हैं, आप जानते हैं, प्लेनर, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपके पास फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। दोनों आई होप आपको क्लियर है, फ्रेस्नेल्स एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द मेन टॉपिक टुडे। आज का मेन टॉपिक आपके पास रहेगा डिफ्रैक्शन, एट अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट था यहां पर, उसको देखते हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये है आज हमारा मेन टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पर एक स्लिट आपके सामने बना देता हूं। ये आपके पास है स्लिट, जनरली इसके बीच में गैप बहुत कम है, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे ज्यादा बताना पड़ेगा ताकि मैं यहां पर क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊं। तो मान लीजिए इस तरीके से वेव फ्रंट आगे की ओर जा रहा है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है स्टूडेंट्स। ये एक सोर्स से यहां पर गया है वेव, ये आपके पास है सोर्स है, इसको मैं एस लिख देता हूं यहां पर। जो वेव फ्रंट है स्टूडेंट्स, ये वाला वेव फ्रंट, इसकी जो विड्थ है कंसीडर, वो मैं ए मान के चलता हूं, यहां से
यहां तक, इसकी विड्थ में a मान के चलता हूं स्टूडेंट्स। इसको लिख देता हूं यहां पर l एंड इसको लिख देता हूं यहां पर n। तो आपके पास सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि होता क्या है इस केस में। स्टूडेंट्स कंसीडर कि ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है, जो आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट यहां पर है वो प्लेनर है, यानी कि पैरेलल है वो इंसिडेंट लाइट, जो बीम ऑफ लाइट है एक दूसरे के सारी पैरेलल है। कंडीशन यहां पर भी वही है स्टूडेंट्स कि यहां पर जो लाइट सोर्स में यूज कर रहा हूं वो मोनोक्रोमैटिक हो, जनरली मोनोक्रोमैटिक सोर्स होना चाहिए इंसिडेंट जो भी है। और उसको हम ये मान रहे हैं कि ये जो एल एन है, यानी कि जो स्लिट की विड्थ है कंसीडर, वो लगभग उतनी ही है जितनी आपके पास वेव फ्रंट्स के बीच में डिस्टेंस है, यानी कि आप मान सकते हो कि एल एन तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल ए है स्टूडेंट्स। तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, कंसीडर इसको मैं वेव फ्रंट कह लेता हूं डब्ल्यू। सो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है डब्ल्यू डब्ल्यू आप ऐसे कह सकते हैं, वो स्टूडेंट्स जो एल एन है उसके सारे पार्ट्स को वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा स्टूडेंट्स। ये कैसे हमें पता चला स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं। तो हाइगन प्रिंसिपल यही कहता है कि जितनी भी वेव फ्रंट्स जो होंगे वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होंगे, जितने भी वेव फ्रंट एक पर्टिकुलर टाइम पे होंगे जो सेम फेज में होंगे, वही वेव फ्रंट्स आगे की ओर फैलते जाएंगे, वही वेव फ्रंट्स जो होंगे वो वेवलेट्स की फॉर्म में आगे की ओर स्प्रेड होंगे हर एक डायरेक्शन में। ये ऑलरेडी हमने हाइगन प्रिंसिपल में पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो ये वेव फ्रंट्स जो होते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डैश या फिर डब्ल्यू डब्ल्यू, ये आगे की ओर वेव फ्रंट्स इस तरीके से ट्रेवल करते हैं, इस तरीके से वेव फ्रंट आगे की ओर ट्रेवल करता है और ये आगे जाके डिफ्रैक्शन शो कर देता है स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्रिएट करता है डिफ्रैक्शन। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आगे बनता है स्टूडेंट्स, यहां पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक जगह आपको देखने को मिलता है ब्राइट सेंट्रल ब्राइट बैंड, बिल्कुल बीच में जैसे बहुत ब्राइट बैंड होता है, और उसके चारों ओर स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, आपको फिर से डार्क एंड ब्राइट बैंड आपको देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल इंटरफेरेंस की तरह है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इंटरफेरेंस की तरह। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इंटरफेरेंस में आपने देखा था कि जो बैंड्स आपके पास बने थे, जो फ्रिंजेस आपके पास बनी थी, वो सारी सेम लेंथ की होती है, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में एंड दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स वो लगभग बराबर होता है। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहे हैं तो डिफ्रैक्शन में ये डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसमें ज्यादा डिस्टेंस देखने को मिलता है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अगर आप बाहर की ओर जाओगे, सेंट्रल मैक्सिमा से अगर आप बाहर की ओर जाते हो तो वो विड्थ जो होगी उनकी वो थोड़ी घटनी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी वो डाउन जानी स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि m जो है इसका मिड पॉइंट है, एल एन का जो मिड पॉइंट है आपके पास कंसीडर वो m है, ये मिड पॉइंट है कंसीडर, दिस इज m। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि m जो है आपके पास वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है आपके पास एक मिड पॉइंट। तो जो मिड पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, यहां से लाइन आगे की ओर जाती है, इस तरीके से आगे की ओर वेव फ्रंट्स जाएंगे लाइक दिस, इस तरीके से आगे की ओर वेव फ्रंट्स जाएंगे स्टूडेंट्स। और मान लीजिए आप ऊपर की ओर बात कर रहे हो, यहां से कंपैरेटिवली ऊपर की ओर बात कर रहे हो, यानी कि सेंट्रल, ये आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा बना है जो मैंने अभी बनाया है आपके पास। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कंसीडर इस तरीके से वेव फ्रंट ऊपर की ओर गया है, कंसीडर यहां से वेव फ्रंट ऊपर की ओर गया है पैरेलली एक दूसरे के लाइक दिस। कंसीडर मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से ऊपर की ओर गया है, यहां से ऐसे ऊपर की ओर गया है। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं, अगर मैं यहां पर एक इमेजिनरी लाइन फिर से ड्रॉ कर लेता हूं लाइक दिस, लाइक दिस, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल जो होगा सभी केसेस में कितना होगा, ये होगा आपके पास थीटा एंगल। ये आपके पास वेव फ्रंट इस तरीके से ऊपर की ओर मूव कर रहा है जब थीटा एंगल पे है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें एक्सप्लेन करना होगा अभी डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस, तो उसके लिए ये है। तो चलिए
आई होप कि ये पहले आपको सेटअप समझ आ गया होगा। तो इसमें डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा। तो स्टूडेंट्स सेंट्रल मैक्सिमा में क्या होता है? हम कहते हैं कि एट दी सेंटर पॉइंट ओ, सेंटर पॉइंट ओ, इसको मैंने ओ कह दिया स्टूडेंट्स, चलिए सेंटर पॉइंट को मैं यहां पर कह देता हूं ओ। तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे स्टूडेंट्स, जो वेरियस पार्ट्स यहां पर आए होंगे, जो मैंने ये एरो की फॉर्म में शो किए हैं, किन्हीं भी इसको हम दो हाफ्स में बांट सकते हैं। वेव फ्रंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। दो हाफ्स में यहां पर हम इनको डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से हाफ है आपके पास? वो एक आपके पास आ रहा है एल एम हाफ से, और दूसरा आ रहा है आपके पास एम एन हाफ से। दो हाफ से यहां पर रेज आ रही है, एक एल एम और एम एन, और इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो है स्टूडेंट्स। इन दोनों से जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है? वो है आपके पास जीरो। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहां पर पाथ डिफरेंस जीरो का मतलब हुआ वेव्स आर इन, और वेवलेट्स जो भी आपको लिखना है, वेव्स आर इन फेज, दोनों फेज में है, सेम फेज में है मतलब। तो स्टूडेंट्स तो वो क्या करेंगी? ये वेव्स जो होती हैं ये एड अप कंस्ट्रक्टिवली। ये वेव्स ऐड हो जाती है। कैसे ऐड होती है? कंस्ट्रक्टिवली ऐड होती है, और आपको देखने को मिलती है एक ब्राइट फ्रिंज। आपको देखने को मिलती है ब्राइट फ्रिंज। इसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो यह है सबसे पहले, इस तरीके से आप सेंट्रल मैक्सिमा को एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। सेंटर पॉइंट ओ पे जितने भी वेव फ्रंट्स हैं, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, हम उन सबको ये मान सकते हैं कि हम उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक वेव फ्रंट एल एम हिस्से का है और दूसरा एम एन हिस्से का है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही सेम फेज में है, यानी कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस कुछ भी नहीं है। और जब पाथ डिफरेंस नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली ऐड होके आगे ब्राइट फ्रिंज बना देगी। तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स अगर मुझे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन फॉर पाथ डिफरेंस, किस चीज के पाथ डिफरेंस की बात स्टूडेंट्स? जब आपके पास किसी पी पॉइंट पे है, जैसे यहां पर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये ओ था, तो यहां पर पी पॉइंट है, यहां पी की और बात करते हैं, कितना पाथ डिफरेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स? पाथ डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा क्यों, देखिए आप समझ लीजिए। आप ये कह सकते हैं कि देखिए एन से लेके या सेंट्रल पॉइंट से लेके पी तक का डिस्टेंस ज्यादा होगा आपके पास कंपेयर टू जब एल से एन की और बात करनी है आपने। देखिए मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब वेव ऑफ लाइट यहां से एंटर करेगी, तो अगर आप इस वाले हिस्से से, नीचे वाले हिस्से से लाइट को कहो कि पी पॉइंट पे उसने जाना है, वो आपके पास ज्यादा टाइम लेगी कंपेयर टू दैट अगर आप ये कहें कि एल वाले हिस्से से यहां से लाइट को पी पॉइंट पे पहुंचना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच में स्टूडेंट्स क्या होगा? एक पाथ डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। वो पाथ डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं, उससे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं क्यू। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं क्यू। तो स्टूडेंट्स कहना इससे यहां पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? जनरली पाथ डिफरेंस इस केस में इक्वल होगा, आई कैन से एन से लेके पी तक का डिस्टेंस, एन से लेके पी तक का डिस्टेंस माइनस एल से लेके पी तक का डिस्टेंस, ये होगा। एन से लेके पी तक ज्यादा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स वेव को जाते हुए, और एन एल से लेके पी तक आपके पास कम ही टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये पाथ डिफरेंस लगभग एन से लेके क्यू के बीच में जो जितना डिस्टेंस है उतना हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर स्टूडेंट्स मैं ये कहूं कि यहां एंगल थीटा है, अगर यहां पर एंगल को कहूं मैं कि यहां एंगल थीटा है, तो आप ये कह सकते हैं दैट एन क्यू को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं स्टूडेंट्स? मैं कह सकता हूं दैट एन क्यू
डिवाइडेड बाय एल एन। ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? ये इक्वल है आपके पास साइन थीटा के। अगर मैं इसे थीटा मान लूं, ये थीटा ज्योमेट्रिक है, तो यहां से मैं एन क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। एन क्यू की वैल्यू आ जाएगी एल एन इंटू साइन ऑफ थीटा स्टूडेंट्स। अब एल से एन तक का डिस्टेंस जो है वो ए है, तो ये बन जाता है ए साइन थीटा। एन क्यू यहां से कितना आता है? ए साइन थीटा। यानी कि जो पाथ डिफरेंस यहां सेटअप हो गया है स्टूडेंट्स, वो आपके पास आ जाता है ए साइन थीटा। तो ध्यान रखिएगा पाथ डिफरेंस स्टूडेंट्स, यहां से अगर आपको पोजीशंस कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल चलिए मिनिमा की पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। टॉपिक है पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा। ध्यान रखिएगा यहां पर एक ही स्लेट को बहुत सारे हिस्सों में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। हर एक, जैसे अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमा कैलकुलेट करना है तो अलग तरीके से, और जब मिनिमा या मैक्सिमा की पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो इसी हाफ को मैं थोड़ा अलग तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए स्टूडेंट्स जो पी पॉइंट है, पॉइंट पी, इसको मैं ये कहता हूं इट इज सो लोकेटेड। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि इसको हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि द पॉइंट पी इज सो लोकेटेड दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा। और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए थीटा की वैल्यू जो है वो थीटा 1 है। तो उस केस में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? कहना इसे उस केस में इक्वल हो जाएगा ए साइन थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा। अब स्टूडेंट्स जो पाथ डिफरेंस है किन्हीं भी दो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच में, जैसे यहां पर कंसीडर मैं ये मान के चलता हूं कि ये आपके पास M1 आ गया, ये आपके पास M1 आ गया, और यहां जैसे आपके पास M2 आ गया स्टूडेंट्स। जो पाथ डिफरेंस है आपके पास M1 और M2 से, M1 और M2 से, M1 और M2 के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा स्टूडेंट्स? वो होगा हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया है मैंने, तो इसको लिख लीजिए आप लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 2। इसका मतलब है स्टूडेंट्स इट मींस दैट जो कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा वेवलेट्स का, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेवलेट्स, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेवलेट्स कहां से स्टूडेंट्स? जो कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा वेवलेट से M1 एंड M2 से, फ्रॉम M1 एंड M2, वो होगा स्टूडेंट्स इज 180 डिग्री इन, सॉरी नॉट इन, आउट ऑफ फेज। वो आउट ऑफ फेज होगा 180 डिग्री स्टूडेंट्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम M1 से कह रहे हैं कि जो वेव फ्रंट चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, तो ये आया M1 से वेव फ्रंट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो M2 से फेज आया अगर वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है तो वो इस तरीके से आएगा स्टूडेंट्स। यानी कि जो वेव्स एड अप होंगी वो एड होंगी डिस्ट्रक्टिवली, वेव्स विल एड अप डिस्ट्रक्टिवली। जब डिस्ट्रक्टिवली ये ऐड होंगी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा आपके पास? आपको वहां पर देखने को मिलेगी डार्क फ्रिंज, वहां पर होगी डार्क फ्रिंज स्टूडेंट्स। डार्क फ्रिंज क्यों होगी आप जानते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा और इंटेंसिटी जो होगी वो भी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास एक मिनिमा क्रिएट होगा स्टूडेंट्स। अगर आप बात कर रहे हैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए ये कंडीशन थी स्टूडेंट्स, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए दैट ए साइन थीटा 1 ये इक्वल होगा लैम्डा के। अगर आप बात कर रहे हो सेकेंड डार्क फ्रिंज की, तो उस केस में ए साइन थीटा 2 ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 2 टाइम लैम्डा के, देन 3 टाइम लैम्डा, देन 4 टाइम लैम्डा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं स्टूडेंट्स कि nth डार्क फ्रिंज जो आपके पास बनेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, nth डार्क फ्रिंज, उसके लिए हम ये कह सकते हैं nth डार्क फ्रिंज के लिए कि वो इक्वल है n टाइम लैम्डा के। ध्यान रखना nth डार्क फ्रिंज आपके पास इक्वल है n टाइम लैम्डा के। और स्टूडेंट्स यहां पर n की वैल्यू कितने से स्टार्ट होती है? n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 एंड सो ऑन लाइक दिस। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स।
अगर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, या स्टूडेंट्स नॉट मैक्सिमा, पहले मिनिमा की ही बात कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस दी डायरेक्शन ऑफ मिनिमा फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्सिमा बाद में करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मिनिमा, जितने भी मिनिमा बनेंगे, वेरियस मिनिमा, मैं यहाँ पर थीटा कैलकुलेट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि डायरेक्शन मुझे मिलती है थीटा से, जितना ज्यादा थीटा लार्ज होता जाएगा उतना ही मिनिमा और मैक्सिमा जो होगा स्टूडेंट्स वो सेंट्रल पॉइंट से दूर जाता जाएगा। तो उस केस में स्टूडेंट्स साइन थीटा एन जो होगा डायरेक्शन के केस में, वो लगभग थीटा एन ही आप कह सकते हो, तो वो इक्वल होगा आपके पास एन टाइम लैम्डा बाय ए के। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस केस में आपको याद रखना है कि लैम्डा जो है वो ए के कंपैरिजन में वो बहुत छोटा है। ध्यान रखिएगा लैम्डा बहुत छोटा है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। लेट अस कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा स्टूडेंट्स। अगर आपको सेकेंडरी मैक्सिमा अब एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम कहते हैं कि मान लीजिए इस बार पॉइंट पी ऐसे शिफ्ट हो गया, सपोज दैट point P is shifted again, point P is so located such that, किस तरीके से लोकेटेड है, such that P जो है वो इक्वल है A sin थीटा वन डैश के, A sin थीटा वन डैश के, और मैंने कहा कि वो इस तरीके से लोकेटेड है कि पाथ डिफरेंस जो है वो 3 लैम्डा बाय 2 है। अब स्टूडेंट्स जो एल एन था आपके पास, इसको इस बार डिवाइड कर लीजिए, इट इज कंसीडर इट इज डिवाइडेड into 3 halves, divided into 3 halves, और तीनों हाफ से जो आपके पास फेज डिफरेंस होगा वो आएगा लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। जो पहले दो से आएगा स्टूडेंट्स, पहले दो वेव फ्रंट लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2 वो आउट ऑफ फेज होंगे। ध्यान रखिएगा वो होंगे स्टूडेंट्स आउट ऑफ फेज। जब वो आउट ऑफ फेज होंगे तो वो डिस्ट्रक्टिवली ऐड होंगे, वो ऐड होंगे डिस्ट्रक्टिवली, और वो वहां पर बना देंगे डार्क रीजन, वहां पर क्रिएट कर देंगे डार्क रीजन। लेकिन स्टूडेंट्स जो दूसरा आपके पास बच गया है, जो वेव फ्रंट लैम्डा बाय 2 से आएगा, ये एड अप हो जाता है, इट एड अप कंस्ट्रक्टिवली, ये एड अप हो जाता है कंस्ट्रक्टिवली, और वहां पर आपको देखने को मिलता है जनरली सेकेंडरी मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमम, क्योंकि जो लास्ट वेव बची है जो लैम्डा बाय 2 से आई है वो एड अप हो जाएगी कंस्ट्रक्टिवली स्टूडेंट्स। तो मैं कह सकता हूं कि फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ए साइन थीटा वन डैश ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 3/2 लैम्डा के। और स्टूडेंट्स अगर मैं बात कर रहा हूं सेकेंडरी मैक्सिमा की, तो उस केस में ए साइन थीटा टू डैश ये इक्वल होगा 5/2 लैम्डा के, और ऐसे चलता जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर मैं nth सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट nth सेकेंडरी मैक्सिमा, तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, उसके लिए आप कह सकते हैं कि 2n+1 लैम्डा बाय 2 ये इक्वल होगा आपके पास ए साइन थीटा डैश एन के। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखनी पड़ेगी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। nth मैक्सिमा की लोकेशन है कहां पर। अब स्टूडेंट्स अगर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, ये तो है पोजीशन, अगर आपको डायरेक्शन यानी कि थीटा निकालना है तब क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट अस कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा।
सेकेंडरी मैक्सिमा। तो इस केस में आप थीटा को, साइन थीटा को लगभग थीटा ही लिख सकते हैं। तो थीटा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगी 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a। ये है आपके पास थीटा एन डैश। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इट्स वेरी क्लियर। अगर स्टूडेंट्स आपको यहां पर बनाना है इंटेंसिटी कर्व, जो मैंने इंटरफेरेंस के लिए भी बनाया था, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहां पर इंटरफेरेंस की तरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फिर से हमने वाई एक्सिस की ओर यहां पर इंटेंसिटी है और एक्स एक्सिस की ओर है आपके पास डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है आपके पास, तो स्टूडेंट्स इसको मैं कह लेता हूं ओ। कंसीडर यहां पर है लैम्डा बाय ए, कंसीडर यहां पर है 2 लैम्डा बाय ए एंड सो ऑन लाइक दिस। अभी बनाते हैं। तो इंटेंसिटी कर्व कुछ इस तरह का दिखाई देगा स्टूडेंट्स। इंटेंसिटी कर्व जो होगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सेंट्रल सेंटर पे आपको देखने को मिल रही है मैक्सिमम इंटेंसिटी, लेकिन टाइम के साथ वो इंटेंसिटी जो है वो घटती जा रही है, लाइक दिस। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर भी कुछ इस तरह का ही कर्व दिखाई देता है, टाइम के साथ वो घटती जाती है, लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा। और उसके बाद इंटेंसिटी क्या कर रही है स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी आपके पास डिक्रीज कर रही है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं पोजीशंस बताऊं तो ये लैम्डा बाय ए है, तो ये 2 लैम्डा बाय ए होगा, ये 3 लैम्डा बाय ए होगा। तो इस तरीके से इंटेंसिटी घटती जा रही है। और यही चीज माइनस लैम्डा बाय ए, -2 लैम्डा बाय ए, -3 लैम्डा बाय ए एंड सो ऑन, ये आपके पास लेफ्ट की ओर है। यहां पर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर आपको पोजीशंस कैलकुलेट करनी है डिक्रीजिंग इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा की, तो उसके लिए आपको थीटा एन डैश का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है। और अगर आपको मिनिमा की कैलकुलेट करनी है तो आप जानते हैं कि मिनिमा का फॉर्मूला जो था वो मैंने यही ये यहाँ पर लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि थीटा एन इक्वल टू एन टाइम लैम्डा अपॉन ए। यहाँ पर जो इंटेंसिटीज होती है स्टूडेंट्स वो किस रेशो में होती है, ये होती है 1:1/21, रेशो 1/61, रेशो 1/121 एंड सो ऑन। इस तरीके से इंटेंसिटी जो होती है वो घटती है स्टूडेंट्स। यानी कि लगभग अगर आपको ये बात करनी है, मान लीजिए जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, यानी कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज भी आप कह सकते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, हालांकि यहां पर ये वर्ड यूज नहीं करते। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो लगभग केवल 4% है ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपके पास ये सेंट्रल मैक्सिमा के कंपैरिजन में जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज्यादा डिक्रीज कर गई है यहाँ पर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। देन स्टूडेंट्स देयर इज वन मोर टॉपिक इसके अंडर, उसका नाम है आपके पास, अगर आपको विड्थ कैलकुलेट करनी हो तो टॉपिक का नाम है विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। चलिए स्टूडेंट्स इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो डायग्राम आपके पास कुछ इस तरह का है। ये आपके पास स्लिट है, ये आपके पास स्लिट है स्टूडेंट्स। स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है आपके पास ये कितना है, स्लिट के बीच में डिस्टेंस है ए, ये वाला डिस्टेंस। यहां से रे ऑफ लाइट आगे की ओर चलती है और कंसीडर स्टूडेंट्स ये आपके पास है स्क्रीन। मान लीजिए स्टूडेंट्स स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास है कैपिटल डी, ये आपके पास है डिस्टेंस कैपिटल डी। अब स्टूडेंट्स वेव्स कुछ इस तरीके से आगे की ओर जाएंगी, लाइक दिस। यहां से अगर मैं बनाता हूं तो ये इस तरीके से बनेगा, और यहां से बनाता हूं तो ये ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स।
इनके बीच में जो गैप है यहां से लेके यहां तक, इसको मैं बोल देता हूं बीटा नॉट। कंसीडर यहां पर बना है स्टूडेंट सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि कुछ वेव इस तरीके से होगी यहां पर, लाइक दिस। ये आपके पास बनेगा यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा, ध्यान रखिएगा। ये है आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा। आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर। अगर मैं यहां पर कहूं कि ये थीटा एंगल है, तो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास थीटा एंगल ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो कहना इसे स्टूडेंट्स की जो पहला मिनिमा बना है उसकी जो डायरेक्शन होगी, देखिए मिनिमा की डायरेक्शंस आपको याद होंगी, इट इज एन लैम्डा बाय ए। तो अगर मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? कहना इसे वो होगा थीटा, और ये इक्वल होगा लैम्डा बाय ए के स्टूडेंट्स। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये जो थीटा है इसको बोलते हैं हाफ एंगुलर विड्थ। किसकी हाफ एंगुलर विड्थ है स्टूडेंट? से हम बात करें सेंट्रल मैक्सिमा की, तो हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको प्रॉपर एंगुलर विड्थ कैलकुलेट करनी है, तो एंगुलर विड्थ इस केस में किसके इक्वल होगी? तो एंगुलर विड्थ होगी टू टाइम थीटा के, यानी कि स्टूडेंट्स वो इक्वल होगी 2 टाइम लैम्डा बाय ए के, 2 टाइम लैम्डा बाय ए। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको कैलकुलेट करनी है लीनियर विड्थ, तब क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पर कैलकुलेट करते हैं लीनियर विड्थ। तो लीनियर विड्थ जो होगी स्टूडेंट्स, मान लीजिए जैसे हमने ये जो आपके पास ऑब्स्टेकल लगाया है, अपर्चर लगाया है, और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस को डी लिखा है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा स्टूडेंट्स टू थीटा। देखिए जब भी ये फॉर्मूला आप लगाएं तो ध्यान रहे कि एंगल जो होना चाहिए वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है हमेशा ही लेंथ ऑफ आर्क, और डिनोमिनेटर में आपके पास होती है रेडियस। सो अगर देखिए लेंथ ऑफ आर्क को मैं यहां पर मान लेता हूं बीटा नॉट स्टूडेंट्स, और रेडियस मान लेता हूं कैपिटल डी, लगभग आप ये मान के चलिए। हालांकि बीटा नॉट परफेक्टली स्ट्रेट है आपके पास, बट इसको आप एक आर्क मान सकते हैं यहां पर। तो कैन आई से स्टूडेंट्स की बीटा नॉट यहां से कितना हो जाएगा? बीटा नॉट यहां से हो जाएगा 2 टाइम थीटा इंटू डी के। 2 टाइम थीटा आप कैलकुलेट कर चुके हो स्टूडेंट्स। 2 टाइम थीटा आपके पास है 2 लैम्डा बाय ए इंटू कैपिटल डी के। तो यहां से बीटा नॉट की वैल्यू जो आई स्टूडेंट्स, वो है आपके पास 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय ए के। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाय ए, ये है आपके पास एक्सप्रेशन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर विड्थ। किसका स्टूडेंट्स? सेंट्रल मैक्सिमा का। ये लीनियर विड्थ जो था ये सेंट्रल मैक्सिमा का है, ध्यान रखिएगा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर स्टूडेंट्स अब मैं कैलकुलेट करता हूं लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए देखते हैं। लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल यही प्रोसीजर मैं यहां पर लगाऊंगा, एंगल का फॉर्मूला ही यहां पर मैं लगाऊंगा। हालांकि बस जो लैम्डा होगा वो वेरी करता रहेगा स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पर पहले बता देता हूं आपको डेफिनेशन वाइज कि लीनियर विड्थ जो होती है सेकेंडरी मैक्सिमा की, वो होती क्या है। तो ये इक्वल होती है एंगुलर विड्थ, ये होती है आपके पास एंगुलर विड्थ ऑफ nth secondary maximum, angular width of nth secondary maximum is the angular separation, it is the angular separation between, किन दो के बीच में होगी स्टूडेंट्स? बिटवीन दी डायरेक्शंस, थीटास को माइनस करना है हमें, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन दी डायरेक्शंस ऑफ
nth एंड n प्लस 1th मिनिमा। दो मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, वो आपके पास होगी एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो देखिए, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं सबसे पहले डायरेक्शन, क्योंकि जो हमें कहा गया है डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमम कितनी होगी स्टूडेंट्स, nth मिनिमा, इसकी डायरेक्शन आपके पास होगी n टाइम लैम्डा बाय ए। और अगर आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है n प्लस 1th मिनिमा की, तो वो इक्वल होगी n प्लस 1 लैम्डा बाय ए, n प्लस 1 लैम्डा बाय ए। तो स्टूडेंट्स इसने एंगुलर विड्थ कही क्या, कि एंगुलर विड्थ क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन एंगुलर विड्थ इक्वल होगी आपके पास n प्लस 1th और nth मिनिमा की डायरेक्शंस के बीच का डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा आपके पास n प्लस 1 लैम्डा बाय ए के, इसमें से आप माइनस कर लीजिए n टाइम लैम्डा बाय ए को, तो बन जाएगा n टाइम लैम्डा बाय ए प्लस लैम्डा बाय ए माइनस n टाइम लैम्डा बाय ए। ये कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स। तो एंगुलर विड्थ यहां पर बीटा कितनी आती है, ये आपके पास आती है लैम्डा बाय ए, नॉट बीटा, बीटा लीनियर विड्थ हो जाएगी। बात कर रहे हैं एंगुलर विड्थ की, तो एंगुलर विड्थ को आप डिनोट कर सकते हैं थीटा से अगेन। सो थीटा कितना आ गया स्टूडेंट्स, थीटा आ गया लैम्डा बाय ए। अब आप जानते हो अगर आपको लीनियर विड्थ कैलकुलेट करनी है इसकी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि लीनियर विड्थ इस केस में इक्वल हो जाएगी एंगुलर विड्थ इंटू डी। मतलब वही स्टूडेंट्स, 2 थीटा भी आप इसको कह सकते हैं, चाहे आप 2 थीटा कहिए चाहे आप थीटा कहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। या इसे थीटा और 2 थीटा कुछ भी ना कह के, मैं क्योंकि एंगल डिफरेंट होगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर थीटा डैश लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, थीटा डैश। सो एंगुलर विड्थ है आपके पास थीटा डैश, यहाँ पर है कैपिटल डी, तो आंसर आ जाता है लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। ये आपके पास बीटा की वैल्यू आती है मैक्सिमम के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। आई होप स्टूडेंट्स लीनियर विड्थ जो कैलकुलेट की है ये भी आपको समझ आ गई है स्टूडेंट्स। देन यहां से हम एक चीज देखते हैं स्टूडेंट्स, बीटा नॉट की वैल्यू कितनी आई थी। देखिए बीटा नॉट की वैल्यू अगर हम यहां पर देखें 2 लैम्डा डी बाई डी थी, और बीटा की वैल्यू आई है लैम्डा डी बाई डी। तो स्टूडेंट्स कैन आई से वन थिंग फ्रॉम हियर, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि बीटा नॉट इज इक्वल टू 2d लैम्डा बाई ए और बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई ए। तो कहना इसे कि बीटा नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2 टाइम बीटा के। बीटा नॉट की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 2 टाइम बीटा। तो ये एक्सप्रेशन भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बीटा नॉट इज 2 टाइम बीटा। लीनियर विड्थ जो हुई वो सेंट्रल मैक्सिमा की ज्यादा हुई और फिर घटती जाएगी बाद में। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो विड्थ होती है सेकेंडरी मैक्सिमम की, विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा, ये स्टूडेंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्लिट विड्थ के। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, स्लिट विड्थ के। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जैसे जैसे स्लिट विड्थ इंक्रीज करेगी, जब आपके पास स्लिट विड्थ जो होगी वो इंक्रीज करेगी स्टूडेंट्स, तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, ध्यान रखिएगा सेकेंडरी मैक्सिमा वो और नैरो होता जाएगा। सेकेंडरी मैक्सिमा जो होगा स्टूडेंट्स वो और ज्यादा नैरो होता जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर स्टूडेंट्स इफ स्लिट विड्थ इज सफिशिएंटली वाइड, मान लीजिए अगर ये सफिशिएंटली वाइड है स्टूडेंट्स, तब क्या होगा, तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा वो स्टूडेंट्स डिसअपियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा डिसअपियर। और उस वक्त आपको क्या दिखाई देगा, केवल केवल सेंट्रल मैक्सिमा, उस वक्त आपको दिखाई देगा केवल और केवल सेंट्रल मैक्सिमा। और इसकी जो इमेज होगी स्टूडेंट्स वो काफी शार्प होगी, इमेज विल बी शार्प। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिफ्रैक्शन पैटर्न आपके पास बन सकते हैं जब स्लिट जो होती है उसकी विड्थ बहुत नैरो होती है, जब विड्थ स्पेशली आप चेंज कर देते हो स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास कुछ डिफ्रैक्शन
जो आप आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे देता हूं कि आप इंटरफेरेंस को कंपेयर करें किसके साथ, डिफ्रैक्शन के साथ। कंपेयर दी इंटरफेरेंस विद डिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को आप करें, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, हालांकि बिल्कुल इंटरफेरेंस की तरह है, स्टिल इंटरफेरेंस और इसमें क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए रहेगा स्टूडेंट्स पोलराइजेशन के ऊपर, लास्ट टॉपिक ऑन वेव ऑप्टिक्स। उसके ऊपर मैं 1 या 2 लेक्चर्स आप लोगों के लिए कवर करूंगा एंड उसी के साथ वेव ऑप्टिक्स खत्म होती है। देन 3 और 4 लेक्चर्स आपके पास रहेंगे रे ऑप्टिक्स के ऊपर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।